गाड़ी क्या हुआ? मौलवी साहब भागो। पूरे दिन खेलते रहते हो, मकतब आते जाते हो नहीं। मकतब का काम क्या तुम्हारे अब्बू जान करेंगे? कल मकतब आओ, कल मकतब आओ। एक बादल से कहता कब कोई, क्यों जगह यहाँ बरसाए। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, हम पर ही सबका बस चलता। जो चाहे डांट बताए, जो चाहे वो डांट बताए। घर उस वक्त जो आनंद मिलता था, आज फूड शोज में नहीं मिलता। गरम पनवेल में जो मजा था, वो पेप्सी कोला स्टिंग में कहा। शबेनी और कच्ची बेर में जो मजा था, वो पिज्जा बर्गर में कहा। हल्दर, मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ पास के गांव में मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 बरस थी और हल्दर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः काल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर क्या था? फिर तो सारा दिन अपना। लोग मदद से आए हो, कहाँ थे अब तक? उनसे वो आप क्या क्या बताओ, कहाँ थे? अब बता, कम बखत कहाँ था? मुझसे चोट, हल्दर के सिर में चोट लग गई। हाँ, चोट लगी, कहीं का पीट पिटा के आ गए हो। जरूर कोई गुस्ताखी करी होगी तुम लोगों ने। खैर, बैठो, सबक याद करो। जख्मी कर दिया। मक्तब में श्यामा, बुलबुल और दहिया के पिंजरे लटके रहते थे। हमें सबक याद ना हो पर इन चिड़ियों को सबक याद हो जाते थे। वो हमारे साथ ही पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। छोटे छोटे सर, ये है कि जो सबसे पहले सबक सुनाएगा वो मेला देखने जाएगा। तो सबसे पहले सबक कौन सुनाएगा? मैं। हाँ हुप, हाँ हुप, हाँ ऊ, आ, ऊ, आ, हुप, अब तुम्हें सुनाओ। अलिफ बे ते 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 जाओ। अलिफ बे पे ते जाओ, अलिफ बे पे ते जाओ, अलिफ बे जाओ, अलिफ जाओ, आ। जाओ। तुम कहाँ चले मियाँ? कौन सा वो? वो है तुम हो, वो है जो है तुम नहीं, जो तुम हो वो नहीं। सबक सुनाओ। अलिफ बे पे ते से जिम। तुम कहाँ चले मियाँ? सबक तो सुनाओ। अलिफ बे
फिर से सबक सुनाओ। अलिफ हाँ अलिफ बा 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 अलिफ आगे सुनाओ बे। बे अलिफ बे कल कहूँगा तुम्हें सबक याद तो है नहीं, तुम बैठो सबक याद करो, बैठो बैठ जाओ सबक याद करो। तूने मेरी पतंग कटवा दी। अरे तू नहीं तो ठीक नहीं थी। पतंग तू उड़ा लेता फिर। प्रणाता है। कल तूने मेरी नहीं कटवाई। हम छोटे बंटी को बुला ले यार, अपना ही दोस्त है। इन्हें मत बुला ले, पतंग कटवा देते हैं। बुला लेना यार। अरे यार ये मत बुला, पतंग कटवा देते, मैं आने नहीं दूंगा इन्हें। बंटी पतंग उड़ाएगा। मैं आने नहीं दूंगा इन्हें। आने नहीं जाएगा। बंटी 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 हिल ले। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। छोटे छोटे क्या हुआ? हम दोनों जा रहे हैं, हमें पप्पू चाचा ने बुलाया है। ठीक है काट काट छोटे सुसु तेरी वजह से गांव में पानी की समस्या कम बढ़ रही है। काका ये और चले जा। काट काट बिल्कुल ठीक है अबे गाट छोटे घर पे मम्मी ने जलेबियां बनाई है, खा के आता हूँ। मेरे लिए भी ले आइयो। ये ढील दे और चले जा। ये कौन सा काटू ये ढील दे कटी चोरी तूने ऐसे। अम्मा हल्दर ने अदर ने चोरी की? हाँ। तूने बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मा हल्दर कहते थे कि बताऊंगा तो मार डालेंगे। लो जी, मैं ना कहती थी मेरा लड़का चोरी कर ही नहीं सकता, खामखा बदनाम करते फिरते हैं। मैंने तुमसे कब कहा बताओगे तो मारूंगा। वही तालाब के किनारे। अम्मा बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। बोले बोला झूठ तू बोल रहा है, झूठ तू बोल रहा है क्योंकि तेरा नाम निकल आया है। अब तो सारा संसार सच्चा है। आज तेरा बाप नौकरी करता, 2 पैसे कमाता, तू ऐसा नालायक ना निकलता, चोरी ना करता। अब जिनके हिस्से आई मिठाई खानी वो खा ले मिठाई, तेरे हिस्से आई मिठाई खानी तू मिठाई खा। नालायक होता जा रहा है, पर चोरी करने लगा है। बाहर निकल खाने को ऐसे कितना मारोगी बच्चे को? क्या कर रही हो? ये कहते हुए चची हल्दर को पीटते तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी। भरोसिया तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठे हो और मूंग की दाल तो लाना भूल ही गए। वो मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय कांच के गिलास में बोतल से कुछ उड़ेल कर पीते थे। शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सभी बासने वाली और कड़वी होती हैं, पर ना जाने पिताजी की वजह से बड़ा मजे ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं वो आंख बंद करके एक घूंट में ही गटक जाते हैं। शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में होता होगा। पिताजी के पास 2-3 और कभी कभी 4-5 रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवाई पीते रहते। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। उस दिन भी वो दवाई पी रहे थे। रोगियों की मंडली पिताजी के पास जमा थी।
मुझे देखकर पिताजी ने लाल लाल आंखों से बोला, कहाँ था अब तक? चोरी करने लगा है? आज चोरी करेगा, कल दारू पिएगा, परसों डाका डालेगा। बोल, रुपए तूने चुराए कि नहीं? बोलते देखा भाई साहब, अभी हाथ उठाया था कि इसकी ये हालत हो गई, कहीं हाथ चला देता तो इनका क्या होगा? आजकल के लड़के भी हाथ उठाया नहीं कि पैसा यहाँ नहीं। चलो। स्वच्छ भारत अभियान। मेरा भारत महान। भाई साहब मैं भी आजा। मुझे मेला पहुंचे 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, मगर हलदर का कहीं पता नहीं था। कहीं मौलवी साहब ने उन्हें छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए। ये संदेह भी हो रहा था कि कहीं चोरी पकड़ी ना गई हो और चचा जी हलदर को पीटते हुए घर तो नहीं ले गए। आखिर शाम हुई, मैंने कुछ रेवड़ियां खाई, हलदर के हिस्से के पैसे जेब में रखे और घर की ओर निकल गए। रास्ते में ख्याल आया कि क्यों ना मकतब होता चलूं, शायद हलदर अभी वहीं हो। निकल हलदर, बच्चू, घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है? क्यों? तुम्हारे चाचा आए थे और हलदर को ऐसे घसीट कर घर ले गए और ऐसा जमा के मुक्का मारा, हलदर वहीं ढेर हो गया। और वो पेशगी भी ले गए, पेशगी जो तुमने मौलवी साहब को दी थी। अब कोई अच्छा सा बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी, बेभाव की। मैं तो चलो, फिर करते रहना। ठिंका लाला। बाहर आए, हम दोनों साथ साथ बाहर आए और एक दूसरे को अपने आप भी सुनाने लगे। मेरी कथा सुख में थी और हलदर की दुख में, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। उत्तरादिशा 1 घंटे तक और फिर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने खूब चेष्टा की कि इस पहले का कोई अर्थ नहीं मालूम, मगर मैं असफल रहा। भाई साहब से पूछने का साहस ना हुआ। अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा और मैं जीत गया। और सामने काटे इसे खाइए, हमने तेरे भाई साहब नेता टूटेंगे। छोटे सामने शेर। अबे रुको यार, पहले बीच में पहुंचे तो फिर थोड़ा सा डरा ना। अबे डराएगा कौन? छोटे तेरे भाई साहब इसे खाइए, छोटे सामने खा जाए। यस, अब तेरी बारी। तू जा पहले, अब तू जा पहले। अबे तू जा ना। आ जा। मेरी आंखों में देख, टूटेगी। अब तेरी बारी। मैं पीछे से आता हूँ। तू डरपोक है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तू टंका हुआ है, मेरे घुटने में चोट लगी है। तू बुज़दिल है, मेरी अम्मा बुला रही है। तू कायर है। कायर
कायर मत बोलना। अच्छा, कायर मत बोलो। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल हमेशा इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मेरा मौन साफ कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि रोष और स्नेह से मिले हुए शब्दों से मेरा संस्कार करें। पढ़ो। टी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उसके बावजूद भी एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूँ। तुम कैसे आशा करते हो, कैसे आशा करते हो खेल कूद में समय गवाकर तुम पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में करते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? नतीजा, अरे भाई साहब, नतीजा छोटे 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 भाई साहब, 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 अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार इनकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल निचला दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये सफलता केवल एक बार हाथ लग सकती है बच्चों, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडा में भी हमें चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कभी निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। अब कौन सा कांड कौन से हेनरी के समय में हुआ, इसे याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब। सफाचट। शिफर भी ना मिलेगा, शिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। दर्जनों विलियम्स। कौड़ी और चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधिया रोग हो जाता है। इन आवामों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम। स्वयं चाहरूम बंद। चुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। अब बा जा की जगह आ जा बा लिखा और सारे नंबर गायब।
कोई इन निर्दयी मुतमईनों से नहीं पूछता कि आखिर आ जा बा और आ जा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों इन छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, अब इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा रट छोड़ा है। आखिर इन बेसर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा? अब इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधा लंब से दोगुना हो जाए। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम तो रोइए। कौन नहीं जानता? अरे कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, कारोबार में उन्नति होती है और दूसरों को उसमें स्नेह होने लगता है। लेकिन इतनी सी बात को 4 पन्नों में कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। ये समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं इंसान को जो कुछ कहना है झटपट कहे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। हो इन छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो कि 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। पेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी बात समझ सकता है, मगर परीक्षकों को इतनी भी तमीज नहीं। और उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ। लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। इस जमाने का तजुर्बा मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए जो कुछ कहता हूँ उसे गिरे मांगे नहीं बरसाएगा। कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और उनके साथ मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आदि हो गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले? अब मेरे और उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, नहीं, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है और आपको उसे कहने का अधिकार है। तुझे तंतुए उड़ाने के लिए मना नहीं करता। मेरा भी जी चाहता है कि मैं तंतुए उड़ाऊं, लेकिन खुद मेरा चलूं तो तेरी रक्षा कैसे करूं? ये बात भी तो मेरे ही सर पे है ना। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, जिसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल उसके पीछे पीछे दौड़ा चलाता था। भाई साहब लंबे थे ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। छोटे
और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। भाई साहब, छोटे भाई साहब, छोटे भाई साहब। छोटे छोटे पेचे लड़ाएगा। आजा। छोटे पीछे देख। अबे क्या है पीछे? पीछे देखो पीछे। अबे पीछे क्या है देखते हैं? पीछे बड़ी पतंग। बड़ी पतंग? हाँ, बहुत बड़ी पतंग। ला छोटे, मेरे को दे। आबे चला। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर मैं उड़ता जाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो। थैंक यू। ये थी वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, जिसमें हमने दो स्टोरियों को मिलाया था। कौन कौन सी थी? बड़े भाई और बड़ा भाई। हाँ, ये बड़े भाई साहब और पहले चोरी। चोरी। ओके, थैंक यू।